दोस्तों भी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बायोलॉजी की सीरीज में हम पढ़ रहे थे पोषण के बारे में, और पोषण में हम इससे पहले कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगी, वहाँ से आप कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की वीडियो को अवश्य देख लें। आज का हमारा टॉपिक है फैट यानी वसा। ठीक है, वसा को हम एक और शब्द से जानते हैं लिपिड। ठीक है, लिपिड शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वह ब्लोर नामक व्यक्ति ने किया था। आज हम देखेंगे कि फैट जो है वसा का हमारे शरीर में क्या काम होता है। ठीक है, तो आज से पहले हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट जो है हमें ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, शरीर की 100% एनर्जी में से 80% एनर्जी जो है कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ऊर्जा प्रदान करने के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट्स यानी कौन सा खाद्य पदार्थ जो है जिम्मेदार होता है, तो वह कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, वहीं प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो है शरीर की मरम्मत या कोशिकाओं की मरम्मत करने का काम करती हैं। चलिए आज देखते हैं फैट के बारे में, फैट का काम क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। तो फैट जो है हमें ऊर्जा प्रदान करने का भी काम करता है और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। जब शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तब जो फैट है यह ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, और फैट की भी कमी हो जाए, कार्बोहाइड्रेट की भी कमी हो जाए, यानी भूखमरी वाली कंडीशन जब आ जाती है तब प्रोटीन टूटकर हमें एनर्जी प्रदान करने का काम करती हैं, क्योंकि यही हमारे 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ये शुरुआत में मैंने पहली वीडियो लेक्चर में आपको बताया था। ठीक है, तो आज हम देखते हैं फैट के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए जो वसा है फैट, वह 2 अणुओं, एक वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अणुओं से बना एक यौगिक होता है जो ईस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपको यही याद रखना है कि जो वसा होती है वह कौन कौन से अणुओं से मिलकर बनती है। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये दोनों अणु आपस में ईस्टर बॉन्ड के द्वारा यौगिक बनाते हैं। ठीक है, और जिससे वसा का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लिपिड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ब्लोर नामक व्यक्ति ने किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि लिपिड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ब्लोर नामक व्यक्ति ने किया था। वसा भी शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला खाद्य पदार्थ है। तो यहां पर देखिए, अगर आपसे पूछा जाए नॉर्मली अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान कौन करता है, तो ऑप्शन आपको मिलेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। ठीक है, तो वहां पर जो है आपको आंसर लगाना है कार्बोहाइड्रेट। लेकिन वसा भी शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला खाद्य पदार्थ है। ये किस कंडीशन में करता है, जब कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है। आगे देखिए, यह भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का बना होता है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण इसका ऑक्सीकरण अधिक होता है। तो देखिए, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट में हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट जो है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन से मिलकर बनता है। ठीक है, उसका जो रासायनिक जो सूत्र था वह C6H12O6 था। तो वहां पर मैंने अच्छे से आपको समझाया है। तो वसा के अंदर भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कार्बन जहां मिलेगा तो कार्बन के जलने के कारण ही एनर्जी हमें मिलती है। ठीक है, तो प्रोटीन और वसा और कार्बोहाइड्रेट में कार्बन पाया जाता है। तो चलिए, और लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण इसका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण अधिक होता है। आगे देखते हैं, इससे 2.5 गुना अधिक ऊर्जा मिलती है। वो जो वसा की अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में, तो इससे 2.5 गुना एनर्जी अधिक मिलती है। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीडेशन में 9 किलो कैलोरी मिलती है। ठीक है, ये मैं आगे नोट करा दूंगा अभी। ठीक है, 1 ग्राम वसा के ऑक्सीडेशन में 9 किलो कैलोरी मिलती है। वही मैंने आपको बताया था 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में 4 किलो कैलोरी मिलती है। ठीक है, और वहीं प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन से भी 4 किलो कैलोरी मिलती है। ठीक है, तो प्रोटीन से भी 4 किलो कैलोरी, ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट से भी 4 किलो कैलोरी और वसा से 9 किलो कैलोरी मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
यह जल में अघुलनशील होते हैं। तो फैट की बात करें जैसे कि ऑयल, घी वगैरह आपने देखे होंगे, ये जल में मिलते नहीं है, जल में अघुलनशील होते हैं। लेकिन कुछ कार्बनिक घोलक ऐसे होते हैं जिनमें ये घुलनशील होते हैं, यह जल में अघुलनशील होते हैं, परंतु कार्बनिक घोलकों बेंजीन, ईथर, एसीटोन, ये आपको याद रखने हैं नाम, ठीक है, बेंजीन, ईथर, एसीटोन में घुलनशील होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए वसा के प्रकार। तो वसा के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले आती है साधारण वसा, सिंपल लिपिड, दूसरी संयुक्त वसा, कंपाउंड लिपिड, तीसरी व्युत्पन्न वसा, डिराइव्ड लिपिड। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं साधारण वसा के बारे में। तो देखिए साधारण वसा, सिंपल लिपिड। देखिए सिंपल लिपिड कौन सी होती हैं? साधारण वसा। तो ये वसाएं सरल होती हैं जो केवल फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल से बनी होती हैं। देखिए यहां पर जो है, जो साधारण वसा होती हैं वह केवल और केवल ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से ही मिलकर बनती हैं, उसमें कोई अन्य जो तत्व जो है उसमें शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बनती हैं। जैसे मोम, जितनी भी वैक्सेस होती हैं, ठीक है, वैक्सेस, जंतु एवं पादप वसाएं, ये सब आती हैं साधारण वसाओं के अंदर। ठीक है, अगर फैटी एसिड देखें, हम फैटी एसिड बार बार शब्द का नाम आ रहा है, फैटी एसिड यानी वसीय अम्ल क्या होता है? तो यह कार्बन की एक लंबी श्रृंखला होती है, ये एक चेन होती है कार्बन की। ठीक है, जिसका इस्तेमाल जो है साबुन बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, तो फैटी एसिड का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? साबुन बनाने में भी किया जाता है, और यह कार्बन की एक लंबी श्रृंखला होती है। चलिए साधारण वसाएं, ये साधारण वसाएं 2 प्रकार की होती हैं, संतृप्त वसाएं सैचुरेटेड फैट्स, असंतृप्त वसाएं अनसैचुरेटेड फैट्स। तो साधारण वसाएं भी 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है संतृप्त, एक होती है असंतृप्त। ठीक है, तो इनमें क्या अंतर होता है? तो संतृप्त वसाओं की बात करें तो ये सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, माने रूम टेम्परेचर पर जो है ये ठोस अवस्था में पाई जाती हैं सैचुरेटेड फैट्स यानी संतृप्त वसाएं। जैसे घी, मक्खन, चर्बी, नारियल का तेल, ये सब आपने देखा होगा। तो मोस्टली ये जो है ठोस अवस्था में पाई जाती हैं सामान्य टेम्परेचर पर। असंतृप्त वसाओं की बात करें तो ये सामान्य ताप पर तरल अवस्था में पाए जाते हैं। वनस्पति घी, सरसों का तेल, मूंगफली का और तिल का तेल, कपास का तेल, जितने भी ऑयल आते हैं ये सब असंतृप्त वसाओं के अंदर आते हैं। ठीक है, अगर हम ये कहें कि जंतु वसाएं जो है ठोस होती हैं और वहीं जो वनस्पति वसाएं जो होती हैं वह तरल फॉर्म में होती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं संयुक्त वसा के बारे में, कंपाउंड लिपिड। ठीक है, तो ये संयुक्त वसा जो होती है वो क्या होती है? ये फैटी एसिड व ग्लिसरॉल के अलावा अन्य अणुओं के मिलने से बनती है। जैसा कि हमने सरल वसा में देखा था कि वह केवल ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के अणुओं से मिलकर बनती है, उसमें कोई अन्य अणु शामिल नहीं होता है। और संयुक्त वसा में नाम से ही पता चल रहा है संयुक्त, तो इसमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अलावा अन्य अणु भी देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये निम्न प्रकार की होती है, तो ये 3 आपको याद रखनी है। ठीक है, यही 3 से एग्जाम में प्रश्न बार बार पूछा जाता है। फास्फोलिपिड, तो फास्फोलिपिड इस शब्द से ही पता चला, फास्फो और धन लिपिड, तो फास्फोरस और लिपिड इसमें पाया जाता है। और मैंने सेल वाले टॉपिक में आपको जो बताया था अच्छे से कि यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के निर्माण में भाग लेती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के निर्माण में यह फास्फोलिपिड भाग लेती है। आगे देखें ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोजन और लिपिड से मिलकर बनती है। ग्लाइकोजन क्या होता है? तो ग्लाइकोजन जो है जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ होता है। लीवर के द्वारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो ग्लाइकोजन और लिपिड से मिलकर बनती है ग्लाइकोलिपिड। और ये स्प्लीन, स्प्लीन मतलब प्लीहा, और प्लीहा के बारे में शायद आप नहीं जानते हो, तो ये इसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी जब 120 दिन का उसका जीवन काल होता है, उसके उपरांत जब मरती है तो लीवर उसको मारता है और मारने के बाद इसी प्लीहा स्प्लीन में उसको दफना देता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपसे पूछा गया है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो प्लीहा। तो ये स्प्लीन यानी प्लीहा तथा अंडे के पीले भाग, अंडे के पीले भाग को बोलते हैं यॉक। ठीक है, यॉक अंडे के पीले भाग में पाई जाती है। तो ग्लाइकोलिपिड आपको याद रखनी है, ये स्प्लीन प्लीहा और अंडे के पीले भाग में पाई जाती है।
ठीक है। आगे देखें लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन जो है ये रक्त में पाई जाती है और रक्त की सांद्रता बनाए रखती है। तो ये तीन आपको याद रखनी है संयुक्त वसा के अंदर, ठीक है। संयुक्त वसा क्या होती है? फैटी एसिड, ग्लिसरॉल के अलावा अन्य अणु भी इसमें शामिल होते हैं। तो चलिए तीसरे प्रकार पे चलते हैं। व्युत्पन्न वसा, डिराइव्ड लिपिड कौन सी होती हैं? तो चलिए देखते हैं। ये विशेष प्रकार के लिपिड्स होते हैं जो लिपिड्स के बनते या टूटते समय मध्य में बनते हैं, ठीक है। तो व्युत्पन्न वसाएं जो होती हैं, यह जो वसा जब लिपिड्स का निर्माण होता है तो उनके बनते या टूटते समय मध्य में बनती हैं डिराइव्ड लिपिड्स, जैसे स्टेरॉइड, कैरोटीनॉइड और टर्पीन, ये तीन इसमें आते हैं। और मुख्यतः हमें स्टेरॉइड के बारे में डिटेल में हमें पढ़ना है, स्टेरॉइड क्या होते हैं, क्योंकि इसी के अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल आता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे देखिए स्टेरॉइड, इनमें फैटी एसिड नहीं होता है लेकिन इनमें लिपिड जैसा गुण होता है। ये स्टेरॉइड जो प्रकार होता है वह डिराइव्ड लिपिड्स का होता है, पर इसमें जो फैटी एसिड नहीं होता है लेकिन इनमें गुण पाया जाता है लिपिड जैसा। इनमें कुछ हार्मोन्स एवं वर्णक शामिल हैं, ठीक है। तो स्टेरॉइड में जो है कुछ हार्मोन्स व वर्णक मतलब पिगमेंट जो कलर देते हैं, ठीक है, शामिल हैं। स्टेरॉइड को मुख्यतः दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, कोलेस्ट्रॉल और एर्गोस्ट्रॉल, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल और एर्गोस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल के बारे में नाम आप सभी ने सुना होगा कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब बढ़ जाती है ब्लड में तो उससे क्या होता है? ब्लड प्रेशर पे प्रभाव पड़ता है और हार्ट अटैक वाली कंडीशन भी आती है, ठीक है। तो ये सब हम यहाँ पर देखेंगे कितनी इसकी सामान्य मात्रा होती है और बढ़ने पर क्या होता है। तो कोलेस्ट्रॉल यह जंतुओं में पाया जाने वाला एक सामान्य स्टेरॉइड है, ठीक है। तो जंतुओं में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल पानी में अघुलनशील होता है, ठीक है। जैसा कि हमने अभी पढ़ रहे हैं हम कि वसा जो है पानी में अघुलनशील होती है, तो कोलेस्ट्रॉल भी उसी का एक पार्ट होता है। तो यह भी पानी में अघुलनशील होता है। यह मुख्यतः कोशिका झिल्ली में पाया जाता है। तो देखिए कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो मुख्यतः कोशिका झिल्ली में पाया जाता है, बाकी ये ब्लड में भी पाया जाता है, बाइल जूस में भी पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ आपको याद रखना है यह मुख्यतः कोशिका झिल्ली में पाया जाता है। बाइल जूस, पित्त रस, ये शायद इसके बारे में आपको नहीं पता होगा। पित्त रस इसका निर्माण जो है लीवर करता है, ठीक है, और इसे स्टोर करता है। पित्त जो लीवर के पास में एक नाशपाती के आकार की जो आकृति होती है, एक भाग होता है पित्ताशय, गाल ब्लैडर उसको बोला जाता है, उसमें पित्त रस को जो है संचित करता है लीवर, ठीक है। इसका काम क्या होता है डाइजेशन सिस्टम में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर जो है आपको बस इतना याद रखना है कि पित्त रस में भी कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, ठीक है। आगे रक्त में कोलेस्ट्रॉल की सामान्य मात्रा 215 mg प्रति 100 ml होती है, ठीक है। 100 ml में 215 mg ये सामान्य मात्रा है कोलेस्ट्रॉल की, कभी आपसे पूछी जाए तो ये याद रखना, ठीक है। आगे देखिए यह टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन आदि सेक्स हार्मोन का भी संश्लेषण करता है। ये देखिए टेस्टोस्टेरोन जो है ये पुरुष में पाया जाता है और प्रोजेस्टेरोन ये मादा में यानी महिला में पाया जाता है, ठीक है। तो इन दोनों सेक्स हार्मोन का भी संश्लेषण कौन करता है? कोलेस्ट्रॉल। आगे देखिए यह विटामिन डी का भी उत्पादन करता है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। जब बाइल जूस, ये बाइल जूस यानी पित्त रस की बात हो रही है, ठीक है, जब बाइल जूस में कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सांद्रता बढ़ जाती है तो यह पित्ताशय, ये मैंने अभी आपको बताया था, पित्ताशय जहां पित्त रस संचित होता है, इकट्ठा रहता है, पित्ताशय में क्रिस्टलीकृत हो जाता है, जिसके जमाव से बाइल स्टोन बन जाती हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि पित्त की थैली में जो है पथरी पड़ जाती हैं, तो वो किस कारण पड़ती हैं? तो होता क्या है, जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा पित्ताशय में बढ़ जाती है तो वह क्रिस्टलीकृत होने लग जाता है, जिससे जमाव हो जाता है उसका, उस कारण जो है पित्त की थैली में पथरी पड़ जाती है। तो ये कारण होता है, ठीक है, बाइल स्टोन बनने का। चलिए आगे देखते हैं कोलेस्ट्रॉल से जुड़े कुछ अन्य तथ्य। तो देखिए रक्त में कोलेस्ट्रॉल दो तरह की प्लाज्मा प्रोटीन की छोटी छोटी गोलियों में भरे होते हैं। तो ब्लड की बात करें तो ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है वो छोटी छोटी गोलियों में भरे रहते हैं, ठीक है। वो गोलियां होती हैं एलडीएल और एचडीएल। एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और एचडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो देखिए ये जो एलडीएल वाली गोली होती है इसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, यानी
खराब कोलेस्ट्रॉल, और HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो दो तरह की ये गोलियां होती हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल भरे होते हैं रक्त के अंदर, LDL और HDL। ठीक है, आगे देखिए, LDL व HDL रक्त में कोलेस्ट्रॉल के परिवहन का काम करती हैं। यानी ये जो गोलियां हैं रक्त में जो पाई जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल इनमें भरा रहता है, यह ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं, दोनों LDL और HDL। ठीक है, चलिए, जब रक्त में LDL का लेवल बढ़ जाता है या हम ये ऐसे कहें कि HDL का घट जाता है, तो यह रक्त वाहिनियों की सेल्स में इकट्ठा होकर जम जाता है और रक्त का मार्ग अवरोध कर देता है, जिससे उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो देखिए मैं समझाता हूं। तो यहां होता क्या है कि ये जैसे हमने एक रक्त वाहिनी बनाई, ठीक है, ब्लड वेसल्स है, इसमें क्या होता है कि जब LDL का लेवल बढ़ जाए, यानी खराब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाए, या HDL का कम हो जाए, अच्छे कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाए, तो यह क्या करती हैं, ये गोलियां इकट्ठी होकर ये मार्ग को अवरोध कर देती हैं। ठीक है, यहां से जैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है, इसे इस मार्ग को अवरोध कर देती हैं। उससे क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर जो है जनरेट हो जाता है, कभी कभी नस ब्लॉक भी हो जाती है। ठीक है, तो कभी आपने सुना हो कि छल्ले डालकर जो है इनको यहाँ से जो कोलेस्ट्रॉल को खत्म किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है, ये कंडीशन बनती है हाई ब्लड प्रेशर की। आगे देखें, LDL लेवल 160 mg प्रति 100 ml और HDL लेवल 40 mg प्रति 100 लेवल, दोनों ही खतरनाक होते हैं। होता क्या है कि LDL का लेवल 160 mg 100 ml से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये देखो ज्यादा आएगा यहाँ पे, यहाँ कम आएगा, और HDL लेवल जो है 40 mg प्रति 100 ml से कम नहीं होना चाहिए, दोनों खतरनाक होते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, LDL टेस्ट करवाया जाता है, उसमें पता चलता है। ठीक है, खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कहीं बढ़ तो नहीं रही है। ठीक है, वैसे नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल जो ब्लड में मैंने आपको बताया था 215 mg प्रति 100 ml होता है। चलिए देखिए, ये था कोलेस्ट्रॉल से जुड़े हुए तथ्य, यहाँ पर हमने देख लिए हैं। आगे देखते हैं एर्गोस्टेरॉल। दो पार्ट्स मैंने अभी आपको बताए थे, तो एक कोलेस्ट्रॉल, एक एर्गोस्टेरॉल। एर्गोस्टेरॉल क्या होता है, यहाँ से केवल एक पॉइंट आपको याद रखना है कि एर्गोस्टेरॉल यह पादपों में पाया जाने वाला एक स्टेरॉयड है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जंतुओं में पाया जाने वाला एक स्टेरॉयड है और एर्गोस्टेरॉल पादपों में पाया जाने वाला एक स्टेरॉयड है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कैरोटीनॉइड। देखिए, स्टेरॉयड के अलावा हमने वहां पर मैंने अभी आपको बताया था जो डिराइव्ड लिपिड्स थे, वहां पर कैरोटीनॉइड आता है। तो कैरोटीनॉइड क्या होता है, ये पादपों में पाए जाने वाले वर्णक हैं, यानी पिगमेंट हैं, ये कलर देते हैं कैरोटीनॉइड। जैसे आपने नाम सुना होगा लाइकोपीन का, तो लाइकोपीन जो है टमाटर के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये कैरोटीनॉइड होता है। ठीक है, और वहीं कैरोटीन की बात करें तो कैरोटीन गाजर में पाया जाता है, और ये जो है ये भी एक कैरोटीनॉइड होता है। चलिए आगे देखते हैं वसा के कार्य। वसा का क्या काम होता है हमारी बॉडी में, यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी होने पर वसा ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करती है। तो ये बात मैंने सबसे पहले आपको बताई थी कि कार्बोहाइड्रेट की जब कमी हो जाती है तब फैट हमें एनर्जी प्रदान करने का काम करती हैं। ठीक है, तो 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन के उपरांत 9 किलो कैलोरी हमें मिलती है। ये बात मैं बता चुका हूं आपको। 4 किलो कैलोरी प्रोटीन के 1 ग्राम अणु से मिलती है और 4 किलो कैलोरी ही कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम अणु से मिलती है, और इससे मिलती है 9 किलो कैलोरी। ये तीनों वैल्यू आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो वसा का दूसरा काम देखते हैं। यह त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर निकलने से रोकती है। फैट क्या करती है कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करती है। पहला काम ऊर्जा देने का भी काम करती है, 2.5 गुना एनर्जी ये हमें देती है। ठीक है, और यह बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करती है। आगे, यह शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाती है। तो फैट जो है, देखिए, एक मोटा व्यक्ति और एक जो पतला व्यक्ति, उसमें क्या होता है कि मोटा व्यक्ति जो होगा उसके फैट जमा होता है, तो उसे अगर चोट लगती है तो अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं वह सुरक्षित रहते हैं, मतलब कम चोट लगती है। और वहीं कोई बहुत ही पतला व्यक्ति हो तो उसे डायरेक्ट जब चोट लगती है तो हड्डियों में तेज लगती है और ऑर्गन्स पे भी चोट पहुंचती है। तो ये मोटापा भी ठीक रहता है कभी कभी, पर एक्स्ट्रा मोटापा ठीक नहीं रहता है। ठीक है,
तो चलिए, वसा के स्रोत, तो यहाँ पर स्रोत तो कॉमन होते हैं दोस्तों, ठीक है। दूध, मांस, मछली, मक्खन, घी, इन सभी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा सब कॉमन हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, वसा की कमी। वसा की कमी होने पर क्या होता है? त्वचा रूखी, अगर वसा की कमी है बॉडी के अंदर तो त्वचा रूखी हो जाती है, और वजन में कमी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वजन बढ़ाने का काम भी फैट का ही होता है। जो टायर से ऐसे पड़ जाते हैं, मोटापा जब बढ़ जाता है तो ये फैट जमा हो जाता है, ठीक है, तो वजन में कमी हो जाती है। शरीर का विकास अवरुद्ध हो जाता है, यानी शरीर का विकास रुक जाता है। वसा की अगर वृद्धि हो जाए तब क्या होगा? तो वसा की वृद्धि होने पर वजन में वृद्धि हो जाती है, ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, वजन में वृद्धि हो जाएगी। त्वचा चिकनी हो जाती है, तो मोटे लोगों की जो त्वचा होती है, जो स्किन है, वो चमकदार होती है, चिकनी होती है, ठीक है। तो ये दो काम तो ठीक है फैट बढ़ने से, लेकिन दो काम नुकसानदायक हैं। यहाँ देखिए, हृदय संबंधी रोग जो है बढ़ जाते हैं, और उच्च रक्तचाप, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर। और ये क्यों होता है? ये अभी हमने पीछे आपको बताया था, ठीक है। एक नोट पॉइंट और आपको याद रखना है, वसा को बार बार गर्म करने पर एक नए पदार्थ में यह कन्वर्ट हो जाता है कार्सियोजेनिक, जो कैंसर को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है, कार्सियोजेनिक। तो इसीलिए कहते हैं कि तेल को बार बार जो है गर्म करके नहीं खाना चाहिए। जैसे कि कभी देखा होगा कि घर में जो है एक बार जो है पकवान बन जाए, फिर उस तेल को स्टोर करके रख देते हैं, फिर दोबारा नंबर आता है, फिर से उसको उसी में खाते हैं, फिर वो बचता है तो फिर स्टोर करके रख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन करें क्या, मजबूरी होती है इंसान के सामने, उसे फेंक भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये था फैट का टॉपिक। तो आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा, और मेरी तरफ से आज जो है होली है, तो हैप्पी होली सभी को, ठीक है। अच्छे से घर पर रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें और अच्छे से होली मनाएं, ठीक है। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे प्रेस जरूर करना, और दोस्तों में शेयर करना, कमेंट करके बताना दोस्तों कि अगर आपको वीडियो में कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो हम सुधार करने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।